साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहेस। साथियों आज एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट में डिस्कस करने वाला हूं ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट का, जहां पर प्रोसीडिंग को क्वेश्चन कर दिया। जो कंसेंट थी सेक्शन 354 कॉमा 354A कॉमा 503 विथ 506 ऑफ IPC। बात की मैं शुरुआत करूं, हमें कुछ पात्र परिचय के जरिए इस केस को जो है समझना होगा, तब तो बहुत इजी हो जाएगा। अगर हम जजमेंट को ही पढ़ने बैठ गए देन इट वुड बी वेरी कॉम्प्लिकेट केस फॉर अस। और हर केस स्टडी में जब तक पात्र होंगे तब तक चीज़ समझ में आसानी से आएंगी, और अगर पात्र हटा दिए और सिर्फ हम इसको पढ़ रहे हैं तो ये बन जाएगा बिल्कुल नीरस सब्जेक्ट। और वैसे भी कहते हैं कि लॉ एक नीरस सब्जेक्ट है, इसमें जान डाले कैसे? क्लियर है? जान डालनी नहीं है, अपने को सुनना है। क्लियर है? एक एक बात को वर्कआउट करना है, ताकि कभी ना कभी आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ या ऑलरेडी हो तो उस कंडीशन में केस कॉन्टेस्ट कैसे करना है, पैरामीटर क्या रहेंगे और क्या क्या एलिमेंट हैं इन धाराओं के, ये सब जो है मैं डिस्कस करूंगा। साथियों यहाँ पर अपन इनिशियल स्टेज पे लेते हैं दो पात्र, मिस्टर ए एंड मिस बी। मिस बी ने जो है एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और ये BBA LLB की छात्रा थी। एडमिशन लेने के बाद करीबन 1.5 साल बाद उसी कॉलेज में, उसी यूनिवर्सिटी में एक फेस्टिवल जो है होता है ऑर्गेनाइज 1 मार्च 2024 को। सारे बच्चे गए तो ये भी चल दी। और होता ही है भाई, आज स्कूल में और कॉलेज में जो हम टाइम स्पेंड करते हैं वो हम कभी भी भविष्य में स्पेंड नहीं कर पाएंगे। जो टाइम अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग के साथ हम स्पेंड करते हैं वो सबसे प्रीशियस टाइम है। और आप अपने कॉलेज के दिनों को याद कीजिएगा कि जब आप थे छोटे बच्चे, कितना एंजॉय करते थे कि वो भाग रहे हैं हम गर्ल्स हॉस्टल में और गर्ल्स वाले यहाँ आ रहे हैं, फिर माराकुटी हो रही है और किसी ने किसी की जो है चड्डियों को छुपा दिया, किसी ने किसी की निकरों को छुपा दिया। ये बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल से होता है। और फिर गालियाँ बक रहे हैं एक दूसरे को बैठ के, ये बड़ा मज़ा आता है उस सीन के अंदर कि क्या हो रहा है भाई। इवन कोई गेम भी खेल रहे हैं तो उसमें भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एक अलग तरह की लाइफ जो है वहाँ पर होती है। अब ज़रा समझना गाड़ी में क्लाइमैक्स क्या है। सारे के सारे स्टूडेंट गए, ये भी चलती। 1 मार्च 2024 को रात 9 बजे ये कहते कि जब मैं अपनी टॉर्च उस कंसेंट प्रीमाइसेस में भूल गई थी, जिसको उसने यहाँ नाम दिया ऑयल लैम्प का, तो मैं उसको लेने के लिए वापस से प्रीमाइसेस में गई तो मुझे वहाँ पर सर मिले। सर कौन है यहाँ पर? मिस्टर ए, और ये इस केस में अक्यूज्ड है। ये मुझ पर चिल्लाए, बोले कि जाओ यहाँ से, निकलो, गो आउटसाइड। गुस्सा हो गए, इन्होंने जबरन फोर्सफुली मेरा बायां स्तन, जिसको उसने नाम दिया लेफ्ट ब्रेस्ट का, वो जो है पकड़ लिया। मैंने कहा, वार्न किया कि मेरी बॉडी से दूर रहिए और आपको कोई हक नहीं है एक महिला की बॉडी को हाथ लगाने का, पर ये नहीं माने। दोबारा से इन्होंने मेरे स्तन पर हाथ लगाया, उसको छुआ, जिससे मैं मेंटल डिप्रेशन में आ गई। मुझे गिल्ट फील हुआ, मैं अशेम्ड हो गई। मैंने किसी को ये बात नहीं बताई और वहाँ से निकल गई। मैं खूब रोई थी उस रात को, मैं काफ़ी परेशान हो चुकी थी। बड़ी हिम्मत करके मैं थाने आई हूँ, रिपोर्ट दर्ज करें। इस रिपोर्ट पर 354A सेक्शन 506 IPC में मुकदमा दर्ज हो गया। और अमूमन हर केस में ऐसा होता है, और कई केस मैंने देखे भी है कि जहाँ पर लड़की ये बोलती है कि मेरे चेस्ट पे हाथ लगा दिया, या मेरे स्तन पे हाथ लगा दिया, या मेरे कमर में हाथ लगा दिया, कहीं भी हाथ लगा दिया। तो इस तरह की धाराएँ पुलिस इनकॉर्पोरेट करती हैं FIR में और आपको अरेस्ट करने पर आमदा हो जाती है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इन मामलों में सज़ा जो मैक्सिमम है वो 7 साल से कम है। 41A CRPC का लाभ मिल जाना चाहिए, 35 सब क्लॉज 3B NSS का लाभ मिल जाना चाहिए, परंतु उसके बावजूद भी वो लाभ नहीं मिलता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन है एलिजली। तो एक महिला को न्याय मिल सके, समाज में एक डेटरेंस क्रिएट हो, तो अरेस्ट करो। क्लियर है बात ये? फिर क्या हुआ, इस मामले में जो कंसर्न अक्यूज था उसकी गिरफ्तारी की तरफ पुलिस आगे बढ़ गई, क्योंकि अगला स्टेप इनका यही होता है कि FIR आ गई, उसकी बयान रिकॉर्ड कर लिए, 164 की बयान रिकॉर्ड कर लिए, नाउ अरेस्ट द अक्यूज। अब अक्यूज ने क्या किया कि यहाँ पर लगाई क्वेश्चनिंग पिटिशन। अब मैं और आप होते तो डायरेक्टली जो है क्वेश्चन में जाते, हिट करते, पर ये गया समझदारी से। और क्या क्या इवेंट्स जोड़े, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसका कहना यह था कि सबसे महत्वपूर्ण बात 354 में अगर हम देखें तो इंटेंशन होनी चाहिए आपकी बैड, एंड टू आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, या नोइंगली ऐसा एक्ट करना जिससे मैं उसकी मॉडेस्टी को भंग कर दूं। ठीक है जी। कुल मिला के ये जो अपराध हैं ये सेक्सुअल कंटेंट से जो है वो जुड़े हुए। उसका कहना यह था कि इस गाड़ी की शुरुआत 1 मार्च से हुई नहीं है बड़ी विचित्र बात। इसकी शुरुआत हुई है 25/11/2023 से, जब एक फेस्टिवल हुआ था। उस फेस्टिवल में 4 लोग तो मारे गए, कई लोग इंजर्ड हो गए। सरकार का ध्यान इस ओर गया और ये डायरेक्शन दे दी कि जब जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी में फेस्टिवल्स होंगे
या मेले होंगे, तो वहाँ पर एक कमेटी बनेगी, पूरी की पूरी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करेगी। इस कमेटी की जो गाइडलाइंस होंगी उसको फॉलो करना पड़ेगा, और जो फॉलो नहीं करेगा वो जिम्मेदार होगा, क्योंकि इस तरह की ट्रेजेडी को बार बार जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनका कहना था कि जो ये आदेश आया उसकी पालना में हमने जो है वर्कआउट स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने बनाई कमेटी, और इस कमेटी में मैं भी जो है एक मेंबर था। और हमारे यूनिवर्सिटी में 29 फरवरी 24 को फंक्शन स्टार्ट हुए, जो ख़त्म हुए 4 मार्च 24 को। ठीक है जी। और ये घटना इसके बीच की है। अगर वास्तव में घटना घटती तो 2 तारीख को हंगामा मचता यूनिवर्सिटी के अंदर, और स्टूडेंट तो वैसे भी यूनिटी ले लेते हैं कि भाई आज एक टीचर ने बच्चे को हाथ लगा दिया और इतना बड़ा कांड कर दिया, तो कम से कम ऐसे मास्टर पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये लड़की चुप रही 127 डेज तक, 127 दिन तक इसने कोई भी एफआईआर नहीं कटाई, सिर्फ और सिर्फ ये कहती रही कि ऐसा गलत हुआ है। बट वास्तव में क्या हुआ था ये रिपोर्ट के माध्यम से मालूम पड़ता, और कोर्ट ने इस बात को फेडरल लिया कि अगर ऐसी घटना घटी थी और आप पढ़ी लिखी हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप एक लॉ की एजुकेशन ले रहे हो, उसके बावजूद भी चुप्पी साधना इतने लंबे टाइम तक, इसका कोई भी जस्टिफिकेबल कॉज नहीं है, जिस कारण से कोर्ट ने इस पॉइंट को डाउट किया। जो बाद में हो रहा है मैं आपको साथ साथ जो है पढ़ाते हुए चल रहा हूँ। इसका कहना यह था कि इस लड़की ने मुझे गलत फंसाया है, क्योंकि इसका इस खेल में हाथ नहीं है। इसके पीछे पूरा का पूरा जो यूनियन है, मजदूर संघ जिसको कहते हैं, वो शामिल है। इसका कहना यह था कि इस केस में हमने कमेटी बनाई। कमेटी का काम ये था कि जो भी डायरेक्शंस हैं उसको फॉलो करना, और डायरेक्शंस में ये था कि 9 बजे बाद कोई भी फंक्शन जो है कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका एवोल्यूशन होगा, उनके जो मार्क्स हैं वो तुरंत हैंडओवर करने होंगे कंसर्न उनके टीचर इंचार्ज को, ताकि उनका जो फाइनल परफॉर्मेंस है उसमें ये मार्क्स जुड़ सकें और उसके आधार पर इनका मेरिट जो है तय हो सके। इस बात को लेकर स्टूडेंट नाराज थे। भाई स्टूडेंट जो है मेरे खिलाफ हॉस्टाइल हो गए और मुझे वो जिम्मेदार मानते थे। अल्टीमेटली मैंने हर संभव प्रयास किए कि ये प्रोग्राम जो है एज पर नॉर्म्स हो सके, पर ये लोग नहीं चाह रहे थे कि ये प्रोग्राम एज पर नॉर्म्स हो। इवन 1 मार्च को भी ये फंक्शन ये लंबा खिंच सकता था, पर हमने 9 बजे जाके इस फंक्शन को बंद कराया। अल्टीमेटली इस बात से ये लोग नाराज थे। इन्होंने क्या करा, एक बहाना सेट करा कि मेरा लैंप या ऑयल लैंप या टॉर्च जो भी कहेंगे इसको, वो अंदर रह गया, और ये फैक्ट है अंदर रहा था। ये लड़की आई भी थी, मैं इसको मिला भी था। मैंने कहा भाई चूंकि फंक्शन खत्म हो गया, सब लोग जा चुके हैं, अब कोई एंट्री नहीं मिलेगी, आप मॉर्निंग में आना। लड़की नहीं मानी। अल्टीमेटली इसने कहा मैं जाऊंगी। जब ये अंदर घुस रही थी, जबरन घुसने का प्रयास कर रही थी, इसको हम कहते हैं ट्रेसपास, तो मैंने रेसिस्ट किया, और रेसिस्ट करते समय इसकी बॉडी पे हाथ लग जाने से ये नहीं मान सकते कि मेरी ऐसी कोई इंटेंशन थी कि मैं इसकी मॉडेस्टी को आउटरीच करूँ। बाकी सारी बातें ऐसा लगता है कि बनावटी है, और इसने आफ्टर थॉट वर्जन लेके एक लंबे टाइम बाद जो है मुकदमा दर्ज कराया। साथियों, इस केस में सबसे पहले कोर्ट को ये एग्जामिन करना था कि वास्तव में अपराध घटित हुआ है या नहीं हुआ है, और इसके अलावा अगर घटित नहीं हुआ है तो कोर्ट को क्या इस स्टेज पर इन पावर्स को जो क्वेश्चन की कैटेगरी में आती है उसको एक्सरसाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, जो एविडेंस साथ में था उसका क्या कॉर्पोरेटिव वैल्यू होगा, क्योंकि इस लड़की ने अपने बयानों में ये कहा था, अपने एफआईआर में कहा था कि एक लड़का है इस केस में मिस्टर सी, जिसने मेरी हेल्प करी। मैं घबरा गई, मैं रोई और वहाँ से भाग गई। क्लियर है बात ये। साथियों, यहाँ पर उसका कहना था कि कंसर्न मास्टर जी ने, मीन्स मिस्टर ए ने, अपनी गलती मानने के बजाय मुझे डराया, धमकाया और ये कहा कि अगर तुमने मेरे खिलाफ शिकायत करी तो मैं तुम्हारा पढ़ना बुला दूंगा, आई विल मेक योर स्टडीज डिसकंटिन्यू। जिस कारण मैं घबरा गई थी और 127 डेज बाद मैंने कंप्लीट दी। इसके अलावा ये कमेटी की हायर अथॉरिटी है और इनका डर पूरे स्कूल में है, पूरे यूनिवर्सिटी में है। अल्टीमेटली अगर इनसे कोई पंगा लेगा तो उसको नुकसान जो है फेस करना पड़ेगा। ये भी कारण था डिले करने का। रिपोर्ट में लड़की ने खुद कोर्ट में ही माना, जरी एडवोकेट। साथियों, सब बातों को कोर्ट ने साइड में रख दिया, और जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं ऐसा ही करना होता है। सबसे पहले फैक्ट्स को सुनो, जिसको हम कहते हैं फैक्चुअल ब्रीफ। उसके बाद लॉ पॉइंट को देखो। यहाँ पर पहला लॉ पॉइंट क्या था, 354 आईपीसी के ऊपर। ये क्या कहता है कि जो कोई भी असॉल्ट करेगा, ये यूज करेगा क्रिमिनल फोर्स इंटेंडिंग टू आउटरीच और नोइंगली दैट इट विल आउटरीच द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। तो इसकी बेसिक एलिमेंट क्या है कि असॉल्ट या यूज करना क्रिमिनल फोर्स को, जिसके जरिए हम किसी महिला की मॉडेस्टी को आउटरीच कर रहे हैं, जिसके लिए हमारी ऐसी इंटेंशन है। तो इंटेंशन कैसे मालूम पड़ेगी आपके कंडक्ट से। लड़की यहाँ पर आ रही है, वापस हम चलते हैं पिक्चर की तरफ। आप उसको रोक रहे हो, फिर वो आना चाह रही है, आप रोक रहे हो, समझा रहे हो, फिर वो जबरन घुसने का प्रयास कर रही है तो आप रेसिस्ट कर रहे हो कि उस एरिया में एंटर नहीं करे। तो रेसिस्ट में अगर फिजिकल कॉन्टेक्ट हो भी गया तो इस सिनेरियो में इंटेंट क्या है, उसकी मॉडेस्टी को आउटरीच करने की। वो ये केस होता कि ये आ गए, मुझे बाहों में भर लिया और अल्टीमेटली मुझे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया। मैं घबरा गई थी और वो लड़की रिपोर्ट करती इमीडिएटली तो बात थी,
क्योंकि रिपोर्ट इमीडिएटली नहीं है, आफ्टर थॉट है, और एक कमेटी का डिसीजन लिया गया था कि ये प्रोग्राम इस तरह से चलेंगे, जिसके विरुद्ध पूरा कॉलेज था, बार बार जो है अखबारों में आया, तो हम इजीली यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं कि देयर इज अ एलिमेंट ऑफ एनिमोसिटी, और उसको एज अ टूल जो है यूज किया गया। दूसरी बात है 354A IPC की, जो कि आज के टाइम पे 75 BNS। क्या कहता है ये? फिजिकल कॉन्टेक्ट एंड एडवांसेस इन्वॉल्विंग अनवेलकमिंग एंड एक्सप्लिट सेक्सुअल ओवरटोन। दूसरा है रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फ्लेवर। तीसरा है शोइंग पोर्नोग्राफी अगेंस्ट विल ऑफ वुमेन, और चौथा है मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स। तो पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 तो यहाँ पर एब्सेंट थे। अब क्वेश्चन ये बनता है कि फिजिकल कॉन्टेक्ट क्या किसी भी रूप में अनवेलकमिंग या एक्सप्लिट करता है सेक्सुअल ओवरटोन को? तो उसके लिए वापस अपन चलते हैं उसी पिक्चर में, उसी सीन के अंदर, कि लड़की आ रही है, एंट्री का प्रयास कर रही है, ये रोक रहे हैं कि अभी एंटर नहीं करना, सुबह आइएगा, पर वो नहीं मान रही है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा है कि किसी भी रूप में जो कंसेंट मिस्टर ए थे वो सेक्सुअल फ्लेवर जो है लेना चाहते थे। तो कुल मिलाकर कोर्ट ने एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम लेके इस केस को एनालिसिस करा। हालांकि ये पॉसिबल नहीं होता है, ये पावर एक्सरसाइज होती है स्प्रैंगली, पर तब भी कोर्ट ने एग्जामिन करा, तो कोर्ट ने कहा कि इस कॉन्टेक्स्ट में ऐसा कहीं भी नहीं दिख रहा है कि ऐसा कोई वर्ड अटर किए हो। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि पिक्चरों में हम देखते हैं कि आओ तुम्हें बाहों में भर लूँ, आओ मेरी जान, इस तरह के वर्ड। अगर जब तक आपका ओवर कॉन्टेक्ट रिकॉर्ड पे नहीं है, ओवर एक्ट फाइल पे नहीं, जो कि आपके इनिशियल एक्ट को कॉर्पोरेट कर रहा हो, तब तक ऐसा कोई भी इंटेंशन जो है यहाँ पर नहीं मान सकते। होता है कई बार ऐसा, जो आप देखते भी आ रहे हो, जब भी आदमी इस तरह के एक्ट करेगा तो हमेशा वो अपने वॉल्यूम से, अपने साउंड से उस एक्ट को जस्टिफाई करेगा। जब तक ऐसे ओवरटोन्स यहाँ पर नहीं है तो उस आधार पर कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है 503, 506 IPC के लिए, इट इज़ कॉल्ड क्रिमिनल इंटिमिडेशन, जो अभी है 351 BNS में, कि भाई कोई आपने थ्रेटनिंग कर दिया या कोई आपने धमकी दी कि मैं आपको इंजर करूंगा, आपकी पर्सन को, रेपुटेशन को, प्रॉपर्टी को, जिसके जरिए कंपेल कर रहे हैं उसको हम कि कोई काम वो करे जिसको करने के लिए बाउंड नहीं है, या कोई कार्य ना करे जिसको करने के लिए वो बाउंड है, जिसमें वो हर व्यक्ति शामिल है, इसमें ये व्यक्ति इंटरेस्टेड है, तो ये बनेगा क्रिमिनल इंटिमिडेशन। तो ऐसा भी कुछ नहीं है भाई, वो लड़की है, जब कॉलेज आ रही है, यूनिवर्सिटी आ रही है, भाग भी वहाँ से गई, केस ये भी नहीं कि उसको पकड़ के बांध दिया, तो उस स्नैरियो में रिपोर्ट ना करना, अपने घरवालों को ना बताना। आज के टाइम में जहाँ पर हमारे पास जो है फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो ये क्लियर कट इंडिकेटिव है कि आफ्टर थॉट वर्जन लेकर रिपोर्ट को जो है दर्ज कराया गया। तो कोर्ट ने कहा कि अगर हम फैक्ट्स को देखें इन टोटो, तो दो कंक्लूजन जो है निकल के आते हैं कि सबसे पहली बात है कि रिपोर्ट करने में बहुत देरी है, जिसका कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है। दूसरी बात, जो भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ फाइल पर हैं उसमें एक्ट तो है पर इंटेंशन गायब है। जब एक्ट है इंटेंशन नहीं है, व्हेन देयर इज एक्टस हियर देयर इज नो मेंसरिया, इट कुड नॉट बी सेड दैट ही इज गिल्टी। तो कोर्ट ने यहाँ पर ब्रॉड स्पेक्ट्रम लेके यहाँ पर अक्यूज को जो है डिस्चार्ज कर दिया। पर जजमेंट सिर्फ जजमेंट नहीं है, हमें सिखाता है 5 महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले बात, अगर इस तरह के मामले हैं तो आपको पुलिस में सरेंडर नहीं करना है, यू शुड अप्लाई फॉर एंटिसिपेटरी और शुड अप्लाई फॉर क्वेश्चनिंग। इन द मीनवाइल हमें फाइल करना है मेमोरेंडम और रिप्रेजेंटेशन। नंबर 3, मामला झूठा क्यों है, इसका जेनेसिस क्या है, उसको भी हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। चौथी बात, अगर लड़की ब्लैकमेल कर रही है, हमें एक्सटॉर्ट कर रही है इस केसेस की लाइट में, तो आप 308 BNS में कार्रवाई कीजिए। 5वीं इंपॉर्टेंट बात कि आप घबराए मत पुलिस से, पुलिस आपको बुलाएगी, तंग भी करेगी, परेशान भी करेगी। अगर आप सरेंडर हो गए तो गिरफ्तार करेंगे आपको, फिर आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे, तो वो ना फेस करने पड़े। अगर आप सही हो, जेन्युइन हो, देन फाइट फॉर योर राइट्स। तो यहाँ पर अगर मामले पुराने हैं IPC वाले तो 41A CRPC महत्वपूर्ण है, और नए वाले हैं तो 35 सब क्लॉज 3 BNSS इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ पनिशमेंट अप टू 7 ईयर है वहाँ पर ये देना मैंडेटरी है। क्लियर है बात ये? तो साथियों, इंपॉर्टेंट जानकारी है, अपने राइट्स को आप सिक्योर रखिए, लड़िए अपने राइट्स के बारे में, ताकि हम रेमेडीज जो हैं एज पर लॉ प्राप्त कर सकें। तो ये सिर्फ एक कहानी है। क्लियर है? अब अपराध कैसे भी हो सकता है, अपराध रेप का हो सकता है, अपराध छेड़खानी का हो सकता है, कैसे भी अपराध हो सकता है, बट महत्वपूर्ण बात यह है कि अपराधी की इंटेंशन क्या है। तो उसके लिए फैक्ट्स, सर्कमस्टेंसेस को हमको ड्रॉ करना पड़ता है स्क्रीन प्ले के ऊपर, और उसकी लाइट में लॉ को देखना होता है, फिर वापस से इसको मिक्स करना होता है, तभी हम सही निष्कर्ष निकाल सकते हैं। आप ऐसे मैटर में जल्दबाजी करेंगे, हाईकोर्ट जाएंगे तो कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। सबसे पहले आप अपना ब्रीफ रेडी करो, उसके बाद आप अपना ज्ञापन रेडी करो, सबमिट करो, उसके बाद आप जाओ, ताकि आपको बताने में ईजी रहे कि हम पुलिस को इन्फॉर्म कर रहे हैं, सारे फैक्ट्स कन्वे कर रहे हैं, पर हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। हो सकता रिलीफ आपको ट्रायल कोर्ट से मिल जाए, मीन्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, या आपको रिलीफ जो है आपको मिल जाए हाई कोर्ट से या मिले सुप्रीम कोर्ट से, मिलेगा जरूर, पर आपकी अप्रोच ठीक है। तो अगर अप्रोच गलत है तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए बी क्लियर ऑन योर अप्रोच and try to make a case which is more specific and you are more confident upon the type of defense you are going to attribute। तो घबराए नहीं। कई बार वकील कहेंगे आपको कि भाई आप अपना डिफेंस बंद आउट करो, लफड़ा हो जाएगा, पुलिस वाले इम्प्रूव कर लेंगे। घबराने की बात नहीं होती है।
अगर उसकी रिपोर्ट फाइल पर है, एफआईआर कट चुकी है, तो वहाँ पर इम्प्रोवाइजेशन नहीं होगा। और आप अपनी सेफ्टी के लिए कंसर्न मजिस्ट्रेट से प्रेयर भी कर सकते हैं कि पुलिस सीडी में छेड़खानी कर सकती है। तो इसलिए बेटर है कि आप सीडी के हर पन्ने को जो है साइन करें, ये आपसे प्रार्थना है। आप अर्जी लगा दो, भले वो कुछ भी करें ऑर्डर पर, आपकी अर्जी, आपका सस्पेक्शन, आपका डर फाइल पर होना चाहिए। इसके अलावा एक नोटिस भी सर्व कर दो पुलिस को, भाई हमें आशंका है कि हमारे ज्ञापन से आप बयान को चेंज करोगे, मैनिपुलेशंस करोगे। अगर ऐसा करते हो तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी। और इसके अलावा आप जानना क्या रहते हो, मुझे बताएं, आई एम रेडी एंड विलिंग टू कोऑपरेट। तो ये सब पॉइंट डिफेंस के हैं, इसको बनाते हुए चलो ताकि हमें कोई तकलीफ नहीं हो और हम इजीली जो है अपने केस को कॉन्टेस्ट कर सकें। क्लियर है? तो जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।